सभी व्यूअर्स को जय माता दी। और आज मैं बात करने वाला हूँ हाल ही में पूरी की गई वैष्णो देवी की यात्रा की, जो कि मैं गया 7 अप्रैल 2023 को और दर्शन मुझे हुए 8 अप्रैल मिडनाइट 2023 में। इसके लिए एक मन में प्रश्न था यात्रा करने से पहले कि यात्रा पर्ची जो कि पहले ऑनलाइन निकाली जा सकती थी और निकलती हुआ करती थी, वो अब नहीं मिलती है। हालांकि आपका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है श्री माता रानी वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे, लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद आपको यात्रा पर्ची 2023 के हिसाब से नहीं मिलती है। मतलब ये हुआ कि जैसा बताया जाता है कि यात्रा पर्ची को रिप्लेस कर दिया गया है RFID के कार्ड के द्वारा। अभी RFID कार्ड क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे श्रद्धालुओं के अंदर बहुत से प्रश्न हैं और बहुत से उनकी कंफ्यूजन्स हैं। जैसे कि ये RFID कार्ड हमें कहाँ से मिलेगा, क्या बहुत लंबी लाइन होगी, क्या ज़्यादा समय लगने वाला है RFID लेने के लिए, क्या ये इजीली मिल जाएगा, क्या परिवार के पूरे सदस्यों को लाइन में लगे रहना पड़ेगा। अगर मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, यात्रा पर्ची ले ली है श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से, उसके बावजूद भी मुझे RFID चाहिए, और अगर चाहिए तो मुझे कहाँ से इजीली मिल सकती है। क्या कोई लाइन सेपरेट होगी RFID वालों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो, या सबके लिए एक ही लाइन होगी। इन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार व्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी उन सभी श्रद्धालुओं तक पहुंच सके जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि RFID कहाँ से लें। तो मैं आपको बता दूं कि RFID लेने के स्थान कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेन जो स्थान है वो है बहुत पुराना जो यात्रा पर्ची मिला करती थी मेन बस स्टैंड के ऊपर, जो गोलचक्कर है बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे यात्रा पर्ची की बहुत सारे काउंटर्स हैं। कितने? अप्रॉक्सीमेटली 10 काउंटर्स वहाँ पे हैं, तो RFID कार्ड आपको वहाँ से मिल सकता है। दूसरा है निहारिका होटल, जो कि श्राइन बोर्ड की एम्पैनल्ड पे है, एम्पैनलमेंट है जिसके साथ निहारिका होटल। अगर आप वहाँ स्टे कर रहे हैं तो उन्हीं की प्रीमिसेस में भी मिल सकता है। तीसरा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बाणगंगा। जी हाँ, बाणगंगा का जो मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है त्रिकुटा पर्वत के श्री चरणों में, वहाँ पे भी आपको RFID मिल सकता है। चौथा एक और स्थान है तारकोट। तारकोट का एक और रूट है जो कि अभी नया बनाया गया है। इन सब जगहों पे आपको RFID कार्ड मिल सकता है। अब सब लोगों का क्वेश्चन ये होता है, या फिर चाहत ये होती है कि हम उस जगह पे जाके RFID कार्ड को लें जहां पे रश ना हो, राइट, और हम बड़ी जल्दी से यात्रा शुरू कर पाए। अब इसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जैसे कि सुनने में आता है कि RFID जब आपको इशू कर दिया जाता है काउंटर से, तो उसके 6 घंटे के अंदर अंदर आपको यात्रा शुरू करनी होती है। ये अनिवार्य है, एक चीज। दूसरा, जब आप RFID कार्ड बनवा रहे हों उस समय जो भी यात्रीगण हैं, मान लीजिए कि यदि आप अपने परिवार के साथ गए हैं जिसमें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे शामिल हैं, उन सभी को लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि उन सब का फोटोग्राफ वहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे क्लिक किया जाएगा। आपकी IDs जो हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल IDs, उसको चेक किया जाएगा और फिर आपको RFID कार्ड इशू किया जाएगा। ये प्रोसेस है। अब लेकिन ये RFID कार्ड होता क्या है? RFID कार्ड इज नथिंग बट द यात्रा पर्ची, जो पहले ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे, काउंटर से भी ले सकते थे, जिसके बेसिस पे, जिसके आधार पे आप अपनी यात्रा को कर सकते थे। अब रिसेंट ईयर में अभी सुनने में आया था कि वहां पे
कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी भगदड़ होने की वजह से, जिसके बाद RFID को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब RFID तो मैंडेटरी हो गया, लेकिन इसके लिए जो लाइंस हैं वो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेन बस स्टैंड वाला काउंटर है जहां पे मैंने आपको बताया कि 10 काउंटर से अप्रोक्सीमेटली आपको RFID कार्ड इशू किया जाता है, वो लाइन कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी होती है। फिर लोग कहते हैं कि नहीं, हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे रश ना हो, तो फिर कई लोग क्या करते हैं, निहारिका होटल जो है श्राइन बोर्ड की प्रीमिसेस में, वहां पे भी काउंटर है, और वहां पे कितने काउंटर हैं, मात्र 1। उस पे चले जाते हैं, वहां से हम यात्रा पर्ची मतलब RFID कार्ड निकलवा लेंगे। अब उसके अलावा फिर कई लोगों को ये होता है कि नहीं, हम बाणगंगा से भी मिलता है तो हम वहां चले जाते हैं। अब बाणगंगा में कितने काउंटर हैं, वहां पे भी मात्र 1 ही काउंटर है जो आपको RFID देता है। फिर उसके अलावा फिर कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, तारकोट के जो काउंटर है हम वहां पे चले जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब्स में हमने सुना है कि तारकोट के रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। तो वहां पे कितने काउंटर हैं, वहां पे 2 RFID इशू करने वाले काउंटर्स हैं। सबसे ज्यादा काउंटर कहां मिलेंगे आपको, मेन बस स्टैंड पे जो सबसे पुराना वाला है, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 10 काउंटर्स हैं इसके RFID इश्यूज करने के। अब प्रश्न ये आता है कि भाई किस जगह से लिया जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 10 काउंटर है ना जहां पे, वहां पे तो पॉसिबिलिटी आपको जल्दी मिल जाए, लेकिन वहां पे मैंने बताया कि 1 से 1.5 किलोमीटर की रश होती है। वो कब होती है, वो तब होती है जब आप मॉर्निंग में 5 बजे से लेके सुबह के 9 से 10 बजे तक का स्लॉट चूज करते हो, तो वहां पे बहुत लंबी लाइन मिलने वाली है आपको। लेकिन वहां पे प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि वहां पे 10 काउंटर्स हैं। फिर लोग कहते हैं कि नहीं चल, हम तो बाणगंगा जाके RFID ले लेंगे। भाई वहां पे काउंटर ही सिर्फ 1 ही है, तो इसको इशू होने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। फिर हम कहते हैं कि चलो, हमने तो निहारिका में श्राइन बोर्ड में बुकिंग करवा रखी है रूम की, तो हम निहारिका होटल के सामने जो काउंटर है वहां से ले लेंगे। तो वहां पे भी काफी रश होता है, और वहां पे काउंटर कितने हैं, वहां पे भी सिर्फ 1 ही काउंटर है। और उस काउंटर पे भी मैंने 3 दिन देखा कि लोगों की गाली गलौज और यहां तक कि हाथापाई की भी नौबत आ जाती है, और उसके बावजूद वहां पे उनको RFID कार्ड नहीं मिल रहा होता। ये सारा प्रशासन और व्यवस्था का प्रश्न है, तो उस पे हम संदेश को समझेंगे जो मैं दे रहा हूं कि वहां पे कोई आसान नहीं है आपके लिए लेना। और हालांकि सुबह 5 बजे वो काउंटर खुलता है और रात को 10 बजे तक का समय है, लेकिन मैंने कई श्रद्धालुओं को बोलते हुए सुना, निहारिका का जो काउंटर है वो शाम को ही 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे बंद हो जाता है, और वहां से उनको सुलभता से RFID कार्ड नहीं मिलता। फिर आप अगर ऑटो रिक्शा वालों से वहां से पूछेंगे कि भाई हमें तारकोट ले जाओ, तारकोट एक नया रूट है, तो वहां पे वो आपको कहेंगे, अगर आप उनसे पूछें कि क्या वहां पे रश होती है, वो कहेंगे अरे नहीं नहीं, वहां पे तो कोई भी नहीं होता, आप वहां चलो। मुश्किल से 40 या 50 लोग होते हैं, और वहां से आपको जल्दी से मिल जाएगा सुबह सुबह के टाइम। अब वो मात्र आपसे पैसा लेने के लिए, किराया लेने के लिए, आपको तारकोट छोड़ने तक के लिए ये वाली बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस चीज का कोई वजूद या औचित्य नहीं है। इवन आप तारकोट पे भी जाएंगे तो वहां पे 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन आपको बड़ी आराम से मिलने वाली है। और ये कौन सा समय, हर व्यक्ति ये सोचता है कि नहीं नहीं, अर्ली मॉर्निंग हम पहुंच जाएंगे तो वहां पे कोई रश नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी खासी रश वहां पे होती है जो कि आपको मिलेगी। फिर लिया कहां से जाए, ये आप किसी भी काउंटर से ले लीजिए। मैंने आपको बताया कि सुबह 5 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है, तो आप उसके लिए तैयार रहें और अपनी यात्रा आरंभ करें। अब ये RFID किस तरह से मिल रही है, तो हमने उसके लिए जब इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी तो उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन था। मैं आपको अलग अलग जगह पे फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा जहाँ पे मेंशन्ड है कि जब आप ले रहे हैं तो आपके ID कार्ड्स आपके पास होने चाहिए, मतलब कि आपकी रेजिडेंशियल प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। और
जो जो व्यक्ति आपके साथ आए हैं वो सारे आपके साथ लाइन में होने चाहिए, तो आपको RFID कार्ड मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं बाणगंगा से मैंने लिया था, 2-3 जगह धक्के खाने के बाद, ये सब सीखने के बाद, तो बाणगंगा से जब मैंने लिया तो उस व्यक्ति ने मात्र मेरा नाम पूछा, मैं किस राज्य से आया हूं और मेरा पिन कोड क्या है, इतना पूछा। एक मेरी ही फोटो क्लिक करी, मेरे परिवार के किसी अन्य सदस्यों की किसी की भी फोटो उन्होंने क्लिक नहीं करी, और मुझे उतने कार्ड उन्होंने उठा के दे दिए। अब क्या इसी वजह से RFID कार्ड बनाया गया था? और क्या इस तरह से यदि हो रहा है तो प्रशासन को इसको देखने की जरूरत नहीं है? ये एक प्रश्न है जिसका आंसर आप पे छोड़ता हूं। तो ये है RFID कार्ड। अब बाणगंगा से एंटर होने के बाद RFID कार्ड आपके गले में हमेशा रहना चाहिए, जो हर एक व्यक्ति के, हर एक श्रद्धालुओं के गले में था। लेकिन उसके बाद इसका क्या औचित्य है, क्या नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं। दूसरी चीज, जब आप यात्रा पूरी कर लेते हैं तो भी व्यक्ति आपसे बाणगंगा पे ही एग्जिट से पहले ये RFID कार्ड कलेक्ट करवा लिए जाते हैं और वहां पे रख दिए जाते हैं। तो पहले जो यात्रा पर्ची मात्र दिखा के फटाफट प्रिंट आउट लेके ऑनलाइन आपकी यात्रा शुरू हो जाती थी, अब वो ऐसा नहीं है। अब सिर्फ मात्र RFID लेने में ही आपको 3 से 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है, जो कि एक यात्री के लिए मुझे नहीं लगता कि सुविधाजनक है। इस बारे में श्राइन बोर्ड को या फिर वहां की जो गवर्नमेंट है उसको बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि कैसे और सुविधाजनक बनाई जा सकती है ये यात्रा। मेरे मत अनुसार, मेरी विचार के अनुसार, जैसे एक उपाय है इसका, यदि वो पसंद आए, यदि कोई श्राइन बोर्ड के व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हो तो वो प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अगर उनको अच्छा लगे तो। जैसे कि हम एयरपोर्ट से ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए कि हम बाई एयर ट्रेवल कर रहे हैं और एयरपोर्ट पे हम एंट्री किए, वहां पे हमारे जो टिकट्स होती हैं, फ्लाइट की टिकट्स, उसके लिए हमें वेब चेक इन करवा कर वहां पे एक बोर्डिंग पास निकलवाना पड़ता है। वो कैसे निकलता है? मात्र आपने अपने उस वेब चेक इन की रिसीट या फिर अपनी जो फ्लाइट की टिकट की डिटेल्स हैं उस स्क्रीन पे एंटर करनी होती है, और आपका जो बोर्डिंग पास है वो प्रिंट आउट होके इमीडिएटली निकल आता है। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर ड्रिवन, कंप्यूटर ऑपरेटेड कायोस्क, जिसको हम कायोस्क कहते हैं, वो लगा दिए जाएं मल्टीपल, और जहां पे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के उसमें बार कोड भी है जो आपको मिलता है जब आप ऑनलाइन यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस प्रिंट आउट पे बार कोड भी है, QR कोड भी है और मैकेनिकल कोड भी है। तीनों कोड अवेलेबल हैं। तो उस बार कोड को या QR कोड को अगर मैंने उस कियोस्क की मशीन पे, स्क्रीन पे स्कैन किया तो उसको पता चल जाएगा कि मैं वहां पे यात्रा करना चाह रहा हूं और कितने व्यक्ति मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, तो उतने यात्रा पर्ची वो साथ साथ प्रिंट आउट दे के निकाल दे। जैसे हमारा एयरपोर्ट पे वेब चेक इन के लिए प्रिंट आउट निकल जाता है, जिसमें कोई देर नहीं लगती, ये सारा काम सेकंड्स में हो जाता है। बस पॉइंट ये है कि आपको वो कियोस्क या फिर मल्टीपल काउंटर्स लगाने हैं। तो अगर हमारे पास इतनी फंड्स के इनफ्लो हो रहे हैं तो हम ये सुविधा एक आम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? ये एक प्रश्न का विषय है। तो आइए, ये सब जानकारी लेने के बाद RFID की कंफ्यूजन उम्मीद करता हूं कि दूर हो गई होगी। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू किया जाए इस जयकारे के साथ। निवाई सचिया जोता वाली माता त्वाडी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। और मिलूंगा बहुत जल्द आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। Thank you so much for watching my video till end. Take care.